उसको हम आप आज समाप्त कर देंगे। यानी कि आज पूरे चैप्टर जो भी जितने आएंगे उसको हम पढ़ा देंगे। बाकी कुछ लोग हैं जैसे अदिति हैं, पेट का एग्जाम नहीं देंगी, इससे कोई मतलब नहीं होता। आप पेट का एग्जाम दो या ना दो, आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। और हिंदी सब में वही आती है, बस चैप्टर केवल डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर हैं वो सबसे पहले संधि है, संधि। दूसरा चैप्टर जो है विलोम है, ये आप लोग देख भी चुके होंगे, सिलेबस देखा। पर्यायवाची है, चैप्टर वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। और अगला संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। फिर है मुहावरे लोकोक्तियां, और सातवां चैप्टर है आपका सामान्य अशुद्धियां। और उसके बाद लेखक रचनाएं, और नौवां चैप्टर यहाँ दिख रहा है आपको। यस सर। आपत्ति गद्यांश। इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। दिख रहा है आपको सही कि नहीं, बोलो। यस सर, दिख रहा है। देखो, इतने चैप्टर हैं: संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, लेखक रचनाएं और अपठित गद्यांश। ठीक है, तो इसमें थोड़ा हम प्लान करते हैं कैसे क्या करें तो पूरा कंप्लीट हो जाए आपका। और अभी 10 बजा है, 9 बजा है। इसके बाद हम 10 बजे आपको थोड़ा सा ब्रेक देंगे, और 10 के बाद फिर 11 बजे ब्रेक देंगे, और उसके बाद फिर 12 बजे एकदम से ब्रेक हो जाएगा। मतलब बीच में आप ना जाइएगा छोड़ के। तो संधि, देखो इसमें कुछ टॉपिक हैं जो हमको विशेष तौर पर पढ़ाने हैं, और कुछ टॉपिक हैं जो पढ़ाने हैं। जैसे लेखक रचनाएं, इन पे ज्यादा हमको फोकस करना है। रचनाएं, रचनाओं में गद्य और पद्य दोनों दिया है, सकती है पद्य की भी आ सकती है, तो इस पे ज्यादा हमको फोकस करना है। बाकी संधि जो है, ये भी अगर लास्ट में समय बचा तो पढ़ाएंगे जरूर। अगर नहीं पढ़ा पाए आज, तो आपकी जिम्मेदारी है यूट्यूब पर संधि नाम से पूरा टॉपिक पढ़ा है, पूरा है, उसमें कई भाग हैं, उनको टाइम निकाल के आप पढ़ लीजिएगा। प्रयास हम आज भी करेंगे कि पढ़ावें, लेकिन पहले वो चीज पढ़ाएंगे जो पहले नहीं हुआ है, यानी जिसमें और पढ़ाना है। विलोम, पर्यायवाची। विलोम की चर्चा मैंने नहीं की है, विलोम बताएंगे आपको। पर्यायवाची अभी इसी सत्र में हमने पढ़ाया है, और यूट्यूब पर आप देखिएगा तो पर्यायवाची हैं, और आप लोग ऊपर लिखे भी हैं। जितने लिखे हैं ना, सफिशियंट है, यानी उतने से ही काम हो जाएगा, उतने को। और उनको आपको रटने की जरूरत नहीं है कि आप फिर से पर्यायवाची खोलो रटना शुरू करो, नहीं। बस ऐसे पेपर देने जाओ, वो अगर पेपर में आएगा, दिमाग से गुजरा हुआ है तो काम हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने लिखाया जरूर है, लेकिन समझा समझा के लिखाया है। तो वो आपको भले न लगता हो हमको आती है कि नहीं आती पर्यायवाची, पर्यायवाची किसी को नहीं आता, लेकिन जब पेपर में आता है, अगर वो दिमाग से गुजरा है तो वो हो जाता है, उसमें टेंशन न लो। तो विलोम हम अभी चर्चा करेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हमने लिखाए हैं, आपको बहुत सारे लिखाए हैं, फिर प्रयास करेंगे कि और कुछ लिखा दें, लेकिन उतने पर्याप्त। संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, इस पे चर्चा होगी अब आज। मुहावरे लोकोक्तियों पर होगी, सामान्य अशुद्धियों पर होगी, और लेखक रचनाओं पर होगी। और ये अपठित गद्यांश में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसमें उसी से क्या कहते हैं सवाल आते हैं, वो आप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेखक रचनाओं की। ठीक है, उन्हीं से शुरुआत करते हैं, उसके बाद जो टॉपिक बचेंगे उनकी बात करेंगे। या आप लोग कुछ चाहते हो और तो बताओ मैं। आप लोग बोल दो भाई।
लेखक रचनाएं। सही है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक। यस सर। बीच बीच में कोई ना कोई एक आध बोल दिया करो जब हम पूछे, ताकि हमको लगे, क्योंकि हम देख तो पा नहीं रहे हैं आपको स्क्रीन पर, तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि इस समय हो सकता कोई कॉल आ जाए या कुछ हो जाए तो डिस्कनेक्ट ना हो जाए। हम पढ़ाते रहे इधर उधर, आप तो बीच बीच में बोल देना। तो रचनाएं, लेखक और रचनाएं जो हैं, इनसे सवाल जो पेपर में आता है, सिंपल सा, बस केवल एक लाइन का सवाल आता है। कोई रचना होगी और पूछेगा ये रचना किसकी है, यानी किसने लिखा है, और इसमें गद्य और पद्य दोनों की होती हैं। तो दोनों हम लिखाएंगे, दोनों प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हो जाए, और कोशिश करेंगे कि पेपर में जो आवे वो आप कर भी लें। और इसमें एक तरह और आता है, पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, या निम्न में से कौन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो 4 रचनाएं होंगी, 3 उनकी होंगी, एक नहीं होगा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से होते हैं। बस केवल आपको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा रचनाएं दिमाग से गुजरनी चाहिए। तो पहले भी हमने बहुत कुछ लिखाया है, कुछ रचनाएं लिखाई हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं अपने हिसाब से कुछ और जो महत्वपूर्ण है उनको लिखवा दें। ठीक है? तो सबसे पहले एक रचना है, आप लोग ऐसे लिख लेंगे। अगर किसी में कुछ लिखवाना है तो हम पॉइंट करके लिखवा देंगे नोट करके, नहीं तो बस इधर रचना लिखो उधर लेखक। एक रचना है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता एक रचना है, अगर कोई जानता है किसकी है तो बतावे। विज्ञान गीता नहीं मालूम है। विज्ञान गीता जो है केशव दास, केशव दास। विज्ञान गीता जो रचना है वो केशव दास की है। इसको आप ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखें। एक और रचना है राम की शक्ति पूजा, ये तो जानते होंगे आप लोग। राम की शक्ति पूजा कोई जानता है तो बोलो। बोल दो कोई। पढ़ रहे हैं आप लोग? यस सर। राम की शक्ति पूजा किसकी है? नहीं आता, कोई बात नहीं। लिखो निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक रचना है हम पहले लिखवा चुके हैं, मानस का हंस। मानस का हंस उपन्यास है ये। कोई बोलना चाह रहा है? अमृतलाल नागर। वेरी गुड, शाबाश। अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। तो विज्ञान गीता जो है केशव दास की है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और मानस का हंस जो है वो अमृतलाल नागर। एक रचना और पूछी जाती है, रस कलश। किसी
किसको आता? रस कलश किसकी है? रस कलश, कलश जानते हो? कल उसमें रस भरा है, रस कलश। अच्छा, जो रस में कलश अगर औंधा दें तो गिर जाएगा ना। औंध, औंध मतलब औध, औध मतलब हरिऔध, हरिऔध मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यानी ये हरिऔध की है, इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रस कलश जो रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। एक पंक्ति है, पूछी जाती है, उसको आप लिख लो, क्योंकि गद्य और पद्य दोनों से आएंगे, तो हम पद्य भी कुछ लिखवाएंगे और गद्य भी। तो एक पंक्ति लिखो, आज मैं अकेला हूं। हम नहीं लिखेंगे, आप लिखो, आज मैं अकेला हूं, आज मैं अकेला हूं, अकेले रहा नहीं जाता, अकेले रहा नहीं जाता, आज मैं अकेला हूं, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, अगली लाइन, जीवन मिला है यह, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। ये पंक्तियां पूछी जाएंगी किसकी है? लिख लिया कि नहीं? यस सर। क्या लिखा, पढ़ के सुनाओ। आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता, जीवन मिला है या रतन मिला है या। बिल्कुल, ये पंक्ति जो है, ये त्रिलोचन एक कवि है, त्रिलोचन, उनकी, त्रिलोचन। उसके बाद एक रचना है, छायावाद का पतन, छायावाद का पतन। इसकी है, कोई जानता है? छायावाद जो का पतन पुस्तक है, देवराज की है, देवराज। हम जो पहले लिखा चुके हैं उनसे थोड़ा हट के लिखा रहे हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है जो पहले लिखाया है रचनाएं उनको भी पढ़ डालिएगा, क्योंकि अगर उनमें से पेपर में आएगा तब भी हम ये कहेंगे कि देखो मैंने लिखाया था, तो उनको भी पढ़ डालिएगा, ठीक है? और ये थोड़ा आगे हट के लिखा रहे हैं, इनमें से आ जाए तो अच्छी बात है। तो छायावाद का पतन देवराज की है। एक उपन्यास शायद आप जानते होंगे, सुहाग के नूपुर, सुहाग के नूपुर, इसका उपन्यास है ये। नहीं जानते हो? सुहाग के नूपुर, थोड़ा सावधानी से लिखिएगा, धीरे धीरे लिखना, दिमाग में सेट होता चला जाए। मतलब जैसे वहां पर विज्ञान गीता आ जाए तो विज्ञान गीता आपके माइंड में सेट रहे कि केशव दास की है कि नहीं? और एक बार दिमाग से गुजर जाएगा तो पेपर में आएगा, आपको ये नहीं मालूम रहेगा कि
कि हमने कितनी रचनाएं लिखी हैं, कितनी हमको आती है, ऐसा नहीं। लेकिन जब दिमाग लगा के लिखोगे तो पेपर में जो आएगा तो माइंड क्रिएट करेगा, फिर आपको याद आ जाएगा, ऑप्शन भी रहेंगे वहां पर। तो अमृतलाल नागर। सुहाग के नूपुर, ये भी कोई बोला, सही बोला है, अमृतलाल नागर का उपन्यास है। नागर, सुहाग के नूपुर, अमृतलाल नागर। और अमृतलाल नागर का एक उपन्यास से पूछा जाता है, मानस के हंस, ये भी लिख लो, मानस का हंस। मानस अभी लिखाया था शायद इसको ना, मानस यस का सर, हंस। हाँ, मानस का हंस भी अमृतलाल नागर का है। और इनका एक पूछा जाता है, बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र, ये भी अमृतलाल नागर का। एक काव्य रचना है, प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका, कोई जानता किसकी रचना है? रसखान की, रसखान। कितनी रचनाएं हो गई, 10 हो गई क्या? नहीं सर, 9 हुई। एक और लिख लो, फिर इनको आप थोड़ा सा माइंड में सेट करो। एक रचना है, बाणभट्ट था, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये रचना किसकी है? कोई जानता है? बाणभट्ट की आत्मकथा। चलो इसको ने, बाणभट्ट की आत्मकथा भी बता रहे हैं। पहले बताओ, चिंतामणि जानते हो किसका? चिंतामणि, चिंतामणि हजारी जी भैया, प्रसाद आचार्य द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद वो द्विवेदी। हाँ जी, आचार्य प्रसाद। चिंतामणि जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और इनका एक और उपन्यास कायाकल्प भी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कायाकल्प। कायाकल्प भी इन्हीं का है। और इनकी अभी वो क्या कहते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा भी बता रहे हैं। अग्निरथ, सर जी, बाणभट्ट जो बताया आपने हजारी प्रसाद की है। बाणभट्ट की आत्मकथा, जी, आपने लिखाया था सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गलत कर रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ, उल्टा हो गया। बाणभट्ट की आत्मकथा लिख लो, हजारी प्रसाद द्विवेदी सही। और चिंतामणि गलत लिखा है, चिंतामणि हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। अभी कोई बता रहा था
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है सर। आचार्य हाँ, रामचंद्र जी शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बिल्कुल सही बोल रहे थे आप, हम कंफ्यूज हो गए थे। रामचंद्र शुक्ल की है चिंतामणि, रामचंद्र शुक्ल। और कायाकल्प ये भी देख रहे हैं किसका है, शायद ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं। चलो इतने पहले पढ़ लो, इतने जल्दी से पढ़ लो, एक बार पढ़ लो खाली, बस दिमाग में सेट हो जाएगा। 22 में 21 लोग हैं, एक लोग अब्सेंट है। हो गया होगा। यस सर। अब एक कवि हैं चंद्रवरदाई, नाम सुना होगा इनका, ऐसे लिखा जाता है चंद्रवरदाई। ये इनकी एक रचना है, कौन सी, जो पूछी जाती भैया पृथ्वीराज रासो। है। बिल्कुल, पृथ्वीराज तो इनकी एक रचना है जो पूछी जाती है, और इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि इसके दरबार में रहते थे, तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। तो इसमें आप लिख लो, ऐसे लिख लो, पृथ्वीराज रासो रचना जो है वो चंद्रवरदाई की है, और ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। तो पहले चंद्रवरदाई लिखेंगे कि पहले पृथ्वीराज रासो लिखेंगे क्या? ऐसे लिखो, पहले लिखो पृथ्वीराज रासो, फिर आगे डैश करके लिखो चंद्रवरदाई, ये रचनाकार है। ठीक, उसके बाद नीचे नोट करके लिख लो, नोट करके पृथ्वी चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, ऐसे लिखो। उसके बाद एक रचना है खुमान रासो, खुमान रासो, खुमान लिख के आवे या खुमार लिख के आवे, बात वही है। पृथ्वीराज रासो तो चंद्रवरदाई ने लिखा है, खुमान रासो किसने लिखा है? जगनिक भैया। नहीं नहीं, खुमान रासो दलपति विजय ने लिखा है। रासो से एक सवाल आ सकता है,
तो इनको लिख लें आप, हुमान रासो दलपति विजय। और जो जगनिक का नाम ले रहे हैं वो परमाल रासो लिखें। आल्हा खंड भी लिखा जाता है। आल्हा जो आपने सुना होगा, तो परमाल रासो है वो, इसको जगनिक। और अभी दो रासो है ना, एक है बीसल देव रासो। अमीर रासो। हाँ, पहले बीसल देव रासो लिखो, बीसल देव रासो, बीसल देव देवरासो। सर रासो रचनाएं किस काल में हुई है मालूम है? आदिकाल में। पूछा जाए किस काल में हुई, तो आदिकाल में। तो बीसल देव रासो जो है वो नरपति नाल ने लिखा, नरपति नाल। नरपति नाल। और अभी जो हमीर रासो बोल रही थी, हमीर रासो है ये, हालांकि ये रचना मिली नहीं है, अप्राप्त है ये। इसको लिखा है सारंगधर ने, सारंगधर। जो हमीर रासो है, सारंगधर। एक और रचना बच रही ना, बीसल देवरा, वो बीसल देव विजयपाल रासो। विजयपाल रासो किसने लिखा मालूम है? नाल सिंह भैया। नल्हर नाल सिंह सिंह। भाट। नहीं, अच्छा अच्छा। नल्हर, नल्हर सिंह भाट। ये भी अप्राप्त है। हमीर रासो भी अप्राप्त है, ये भी अप्राप्त है। अप्राप्त मतलब प्राप्त नहीं हुई। चंदबरदाई, वो रचना लिखे थे पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई ने। पूछा जा सकता है कि वो पृथ्वीराज रासो किस शताब्दी की रचना है, यानी इसका रचना काल क्या है? तो 12वीं शताब्दी, 12वीं सदी में लिखी गई। कहीं पे पॉइंट लिख लेना। एक रचना है अभंग पद, काव्य रचना है ये, अभंग पद। कोई जानता किसका है? नाम पद है, संत नामदेव।
बीजक तो आप लोग जानिए, बीजक। भैया कबीरदास। कबीरदास का ये काव्य संग्रह है। इसके अंतर्गत 3 रचनाएं आती हैं, साखी, सबद, रमैनी। साखी, सबद, रमैनी तीनों का संग्रह जो किया गया है वो बीजक नाम से हुआ, यानी बीजक कोई एक रचना नहीं है। इसके अंतर्गत 3 रचनाएं आती हैं, साखी, सबद और रमैनी। और ये जो संकलन किया था सब साखी, सबद, रमैनी का जो संकलन किया था बीजक नाम से, वो उनके एक शिष्य थे धर्मदास। इसके किसके शिष्य थे? कबीर के। कबीर के शिष्य थे धर्मदास, इन्होंने किया था। एक पॉइंट लिख लो, नीचे नोट करके एक पॉइंट लिखो। कबीर की रचनाएं, कबीर की रचनाएं साखी व मशबद तथा रमैनी। कबीर की रचनाएं साखी, सबद तथा रमैनी। धर्मदास किसकी है? जी, धर्मदास धर्मदास, आपने लिखा है। ये जी। धर्मदास रचना नहीं है, अभी वही वही पॉइंट लिखा रहे हैं। पहले लिखो जो हम लिखा रहे हैं वो लिखो। जी। कबीर की रचनाएं साखी, सबद, रमैनी का संकलन, का संकलन सबसे पहले, सबसे पहले उनके शिष्य, उनके शिष्य धर्मदास, शिष्य का नाम है धर्मदास, रचना का नहीं, उनके शिष्य धर्मदास ने एक बार लाइन लाइन रिपीट कर दीजिए। कबीर की रचनाएं साखी, सबद तथा रमैनी का संकलन, का संकलन सबसे पहले उनके शिष्य धर्मदास ने, धर्मदास ने बीजक नाम से किया था, बीजक नाम से किया था। लिख लिया? अगली लाइन से लिखो। उसके पश्चात डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इनकी रचनाओं को, इनकी रचनाओं को, इनकी मतलब कबीर, इनकी रचनाओं को कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली, यानी कि श्याम सुंदर दास ने इनकी रचनाओं को किस नाम से दिया? कबीर ग्रंथावली। तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कबीर वचनावली के नाम से, कबीर वचनावली के नाम से
लिख लिया, इस पॉइंट को समझ लें। सबसे पहले धर्मदास ने, जो उनकी रचनाएं थी कबीर की, धर्मदास ने बीजक नाम से संकलन किया उनका, और उसके बाद फिर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नाम से संकलन किया, और फिर हरिऔध ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इन्होंने कबीर बचनावली नाम से संकलन किया। मिटा दें? यस सर। एक रचना है अमर सुख निधान। बहुत रचनाएं हैं, आपको हो सकता लिखते समय कुछ बोरियत लगती हो, लेकिन इनको लिख जरूर लीजिएगा एक बार। मान लिया वहां 1 2 4 जो भी आए, अगर कर ले गए तो स्कोर अच्छा होगा। एक रचना है अमर सुख निधान। कोई जानता है किसकी है? अभी इनका नाम आया था पहले, धर्मदास की रचना। अब धर्मदास तो कबीर के थे। धर्मदास के गुरु कौन थे अगर पूछा जाए तो कबीर। तो अमर सुख निधान जो रचना है वो धर्मदास की। सर इस एग्जाम में माइनस मार्किंग भी है? इसमें सर पेट में माइनस मार्किंग अभी मैंने देखा नहीं भाई, अगर किसी ने देखा हो तो बताओ। यस सर है। बड़ा एग्जाम है, थोड़ा सीरियस करने वाला है, क्योंकि ये एग्जाम अगर पास नहीं किए तो फिर आगे का फॉर्म डालना मुश्किल होगा थोड़ा सा। तो लिखिए आगे। एक रचना है हरडे बानी। हरडे बानी, देखो इसको, हरडे बानी। जैसे आप बीजक जानते हो ना, बीजक कबीर की रचनाओं का संकलन है, तो जो हरडे बानी है ये दादू दयाल की रचनाओं का संकलन। दादू दयाल, तो पहले लिख लो हरडे बानी दादू दयाल। अब नोट करके इसमें लिखो दादू दयाल की रचनाओं का संकलन। जैसे वो दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जबदास, एक नाम है रज्जब। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जबदास तथा जगन्नाथ ने, 2 लोग हैं, तथा जगन्नाथ ने हरडे बानी नाम से किया। हरडे बानी नाम से किया। बाद में परशुराम चतुर्वेदी ने, ये भी एक रचनाकार है,
परशुराम चतुर्वेदी। बाद में परशुराम चतुर्वेदी ने दादू दयाल की रचनाओं का संकलन, दादू दयाल क्या की बोला? रचनाओं बाद में नाम से किया। नाम से किया। बाद में परशुराम चतुर्वेदी ने, बाद में परशुराम चतुर्वेदी ने इनकी रचनाओं का संकलन, इनकी रचनाओं का संकलन दादू ग्रंथावली के नाम से किया। दादू ग्रंथावली के नाम से किया। एक रचना तो आप जानते होंगे किसकी है, चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद, बिल्कुल मुल्ला दाऊद। चंदायन जो रचना है मुल्ला दाऊद की, मुल्ला दाऊद, दाऊद बल्कि बड़ा ऊ कर लो, मुल्ला दाऊद। ये जो चंदायन है इसका नाम एक और है, लोरहका। इसी का दूसरा नाम है चंदायन का। लिख लो, ऐसे लिख लो, हम बता रहे हैं। इसका नोट करके नीचे एक पॉइंट लिख लो। चंदायन का दूसरा नाम लोरहका। चंदायन का दूसरा नाम लोरकहा है। लोरकहा बोलने में दिक्कत हो रही है। लोरकहा, चंदायन का दूसरा नाम लोरकहा है। इस रचना में, इस रचना में, उसी में लिखते जाओ आगे। इस रचना में लोरिक तथा चंदा, इस रचना दो पात्र हैं। ये पूछा जा सकता लोरिक किस रचना का पात्र है, तो इस रचना में लोरिक तथा चंदा के प्रेम के महत्व को दिखाया गया, के प्रेम के महत्व का चित्रण किया गया, के प्रेम के महत्व का चित्रण किया गया। एक रचना है सत्यवती कथा। इन रचनाओं के अलावा जो हमने कॉमन सी रचनाएं जो हमने लिखा रखी है पहले से, पहले बहुत सारी रचनाएं लिखाई है ना, उनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर सिंपल पेपर आया उन्हीं जैसे महादेवी ना, इस तरह से लिखवा चुके हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो सुमित्रा नंदन पंत की, ये सब हम लिखवा चुके हैं पहले। उनको वो दिमाग में हालांकि है, लेकिन एक बार पढ़ जरूर डालिए, इसलिए हम थोड़ा हट के इसमें लिखवा रहे हैं। सत्यवती कथा, इसकी रचना कोई जानता है? सत्यनारायण स्वामी कथा जानते हो? सत्यवती है ना कथा एक, यस सर। भगवान की कथा मानी जाती है। तो कथा होती है, जैसे पंजीरी बांटा जाता है,
तो सत्यवती कथा जो है इसको लिखा है भाई, जब ईश्वर की कथा है तो ईश्वर दास ने लिखा है, ईश्वर दास। सत्यवती कथा के रचनाकार जो है ईश्वर दास है। काव्य है ये, क्योंकि गद्य भी आएगा पद्य भी आएगा, इसलिए हमने कहा काव्य भी लिखवाना पड़ेगा। पद्मावत तो सभी लोग जानते हो, पद्मावत तो बताने की जरूरत है नहीं, क्यों भाई? पद्मावत किसने लिखा है? जैसी ने। मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने। जैसी सर। किस भाषा में लिखा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, अवधी में लिखा गया। बिल्कुल 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 सही है। तो जो पद्मावत है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, और ये अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। सबसे पहले अगर पूछा जाए अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, यही है पद्मावत। तो इसको लिख ही लो, 2-3 पॉइंट लिख लो इसमें। अच्छा, इसमें किसका चित्रण किया गया है, कौन है पात्र इसके? दो। सर प्रेम कथा, राजा जयसिंह और रानी पद्मावती की कहानी है। हाँ, पद्मावती और जयसिंह है कि रतन सेन? जयसिंह है सर। जयसिंह, बिल्कुल सही। तो इस पर लिख लो, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की द्वारा लिखित, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित अवधि का प्रथम महाकाव्य है। अवधि का प्रथम महाकाव्य है। इसमें राजा जयसिंह और पद्मावती, इसीलिए इसका नाम पद्मावत है। राजा जयसिंह और पद्मावती की प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम का चित्रण किया गया है। अलौकिक प्रेम का चित्रण किया गया है। एक रचना और शायद आप जानते होंगे, किसकी है, पहले हम लिखवा चुके हैं। ये रचना किसकी? आखिरी कलाम, ये भी पद्मावत की है। ओ क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सॉरी, मलिक मोहम्मद जायसी की है। लिख लो, आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी। एक है चित्रावली। चित्रावली ये रचना उस्मान की है। उस्मान, इसमें लिख लो, सुजान और चित्रावली नायक नायिका है इस रचना के। चित्रावली के रचना नायक जो है सुजान और चित्रावली।
देखो, सुजान और चित्रावली की प्रेम कथा के माध्यम से, सुजान और चित्रावली की प्रेम, भैया फिर से बोल दीजिए एक बार। पहले रचना लिखो चित्रावली डैश करके लिखो उस्मान। अब नीचे नोट करके लिखो, इस रचना में, इस सुजान और चित्रावली, सुजान और चित्रावली की प्रेम कथा के माध्यम से, की प्रेम कथा के माध्यम से, की प्रेम कथा के माध्यम से प्रेम और विरह के महत्व को बताया गया है। प्रेम और विरह के माध्यम के महत्व को बताया गया है। तो अब तक जितने लिखे हो उनको पहले देख डालो, सभी पॉइंट जल्दी से। आज 100% प्रोजेक्टी है, 22/22। इनको पढ़ लो और 5 मिनट बाद पुनः हाजिर होते हैं। तब तक पानी पी लो आप लोग, 10 बज गया है।